हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेकेटीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि कई एग्जाम लाइन से हैं। जैसे पहला आपका आरआरबी जेई का जो काफ़ी पहले निकल गया था, उसके बाद डीआरडीओ का फॉर्म आया है, इस बीच यूपी पॉली लेक्चरर का भी फॉर्म आया है। तो हमें पता है कि आप सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें इस बारे में कि आपको किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो डीआरडीओ के लिए आया हूं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक इंडिकेटिव सिलेबस जारी किया है। इंडिकेटिव सिलेबस मतलब कि एक ऐसा सिलेबस जो आपको ज्यादा जानकारी तो नहीं देगा, बट स्टिल आप लोगों के लिए उसके बारे में भी समझना, उसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप जब वेबसाइट पे जाएंगे सबसे नीचे तो वैकेंसीज में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका बच्चों सेप्टेम 11 का एडवर्टाइजमेंट। इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे बच्चों तो आप लोगों को मिलेगा सिलेबस फॉर एसटीए बी, ठीक है, एंड टेक्नीशियन ए। इनके लिए सिलेबस दिया गया है बच्चों। इसे व्यू कीजिएगा जब आप, ठीक है, तो एक पीडीएफ आपकी ओपन होगी बच्चों। ये हो गई आपकी यहां पर पीडीएफ ओपन। ठीक है, तो इसमें लगभग हर ब्रांच का दिया गया है बच्चों। अगर शुरू से देखें हम तो देखिए बच्चों, लगभग हर ब्रांच का, ऑटोमोबाइल का, केमिकल का। इससे यह भी पता चल जाएगा आपको कि आप में से कौन से बच्चे किस एग्जाम के लिए, मतलब किस डिग्री वाले बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, केमिकल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सब का दिया है। तो मैकेनिकल का बच्चों ये दिया है यहां पर। तो मैकेनिकल के सिलेबस में आप लोग नोट कर रहे हैं कि सबसे पहले दिया है बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये देखिए बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें बच्चों आपका थोड़ा बहुत मैट्रिक्स, थोड़ा बहुत अलजेब्रा जो होती है बच्चों वो, इसके अलावा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का कुछ हिस्सा यहां पर आता है बच्चों। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको मैथमेटिक्स जो है बच्चों वो कितनी पढ़नी है। इसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ये कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को पढ़नी होंगी। ठीक है, खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये अलग है। कंपटीशन के लिए जनरली हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा और कितने क्वेश्चन उसमें से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड कैम सिम। अब देखिए बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अलग मेथड वो है बच्चों टॉपिक, ठीक है, और इसके अलावा बच्चों कैड कैम सिम ये एक अलग टॉपिक है बच्चों। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। अब सवाल उठता है कि कैड कैम सिम इनमें हम पढ़ेंगे क्या बच्चों। तो आइए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों कैड की। कैड में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें बच्चों। एक तो आप पढ़ेंगे बच्चों फंडामेंटल। इसमें क्या क्या होगा बच्चों, इसमें आप ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिक्स फंडामेंटल। ठीक है, ग्राफिक्स फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आप यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद स्कैन कन्वर्जन एक टॉपिक होता है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, स्कैन कन्वर्जन। ठीक है, स्कैन कन्वर्जन एक टॉपिक होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें यूज होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी इंटरफेस पूरी। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, 2D 3D मॉडलिंग, 2D एंड 3D मॉडलिंग, कुछ कमांड होती है बेसिकली, उनको पढ़ना जरूरी होता है 2D और 3D मॉडलिंग के लिए, किस तरीके से की जाती है। ठीक है, ओके। अब इसमें बच्चों जैसे कि आपका होता है, एक आपका वायर फ्रेम होता है, सरफेस होता है। ठीक है, इसमें तीन तरह की होती है बच्चों, वायर फ्रेम, सरफेस। ठीक है, एक तो वायर फ्रेम हो गया, एक सरफेस हो गया बच्चों, और एक होता है सॉलिड मॉडलिंग। ये तीन तरह की मॉडलिंग होती है बच्चों, सॉलिड मॉडलिंग। ठीक है, इनका जस्ट इंट्रोडक्शन, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। उसके बाद बच्चों पार्ट मॉडलिंग आप पढ़ेंगे, पार्ट मॉडलिंग। और याद रखना
ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ मैं जो आपको बता रहा हूं वो पर्टिकुलर ये टॉपिक जो आपके लिए मुश्किल है समझना, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों असेंबली, असेंबली मॉडलिंग, ठीक है। असेंबली मॉडलिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग, 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 ठीक है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कैड का जो आपको पढ़ना है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है स्केलिंग, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, ये सब, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, क्लिपिंग एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ वो होते हैं बच्चों। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, लेकिन इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, ठीक है। और आपका क्लिपिंग एटसेट्रा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों किसमें? कैड में, कैड में। अब आपको कैम भी तो पढ़ना है बच्चों, कैम, कैम, तो ये तो हो गया कैड। अब बात करते हैं बच्चों कैम की। तो कैम में आप लोगों को बच्चों एनसी, सीएनसी, डीएनसी, एनसी, सीएनसी, डीएनसी, इनके फंडामेंटल पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, फंडामेंटल्स, इनके फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें इसके अलावा बच्चों एनसी, सीएनसी मशीन्स, सीएनसी मशीन्स, खास तौर से दो याद रखना बच्चों, एक तो लेथ जरूर पढ़ लेना एनसी, सीएनसी, और एक बच्चों मिलिंग, मिलिंग मशीन, ठीक है। ये जस्ट इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें कुछ कमांड होती हैं, जी कोड होते हैं, प्रिपरेटरी कोड, एम कोड होते हैं, मिसलेनियस कोड, ठीक है, वो आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है, ठीक। उसके बाद बच्चों टूल मैनेजमेंट, टूल मैनेजमेंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आसान बनेगा, कैम से यहां से क्वेश्चन आसान बनेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है बच्चों किसका? सिम का, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको बच्चों क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है बच्चों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कैड, कैम, इनका इंटीग्रेशन, कि इनको मिलाकर ही एक सिम बनता है बच्चों। इसके बाद बच्चों कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनकी डेफिनेशन, इनका यूज क्या होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, और इनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। खैर सॉफ्टवेयर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इनको आपस में जोड़ के कैसे कोई कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर बनता है बच्चों, ठीक है। हाँ, ओके। तो कैप जो होते हैं बच्चों, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, इसमें दो चीजें आप पढ़ लेना जरूर, इसके दो टाइप जो आपको पढ़ने, एक तो वेरिएंट, इनके वेरिएंट, वेरिएंट्स जो होंगे बच्चों, इनके वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं? वेरिएंट्स, एक जनरेटिव जो होता है, ठीक है, जनरेटिव एक होता है बच्चों कैप, ये जरूर पढ़ लेना, जनरेटिव कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा यहां से क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल में बच्चों आपको क्या पढ़ना है? एमआरपी, एमआरपी, इसमें एक एमआरपी 1 होता है और एक 2 होता है बच्चों, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो होती है बच्चों, एमआरपी, ठीक है। उसके बाद आपको कैपेसिटी प्लानिंग पढ़नी पड़ेगी, मशीन की, प्लांट की, कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग पढ़नी होती है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों आपका जो है बच्चों शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप फ्लोर कंट्रोल पढ़ना पड़ता है बच्चों।
ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं, ठीक है। ईआरपी, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपको थोड़ा सा एजीवीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों मेनली, तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल और रोबोट्स, ठीक है। खैर इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इनके बारे में बस बेसिक चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, कि भाई आप बहुत ज्यादा अंदर चले गए, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ बच्चों आपका क्या, ये हो गया आपका कैड कैम सिम। उसके बाद बच्चों सॉलिड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मल एंड हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आइस इंजन इंजीनियरिंग, ठीक है। आइस इंजन यहां तक बच्चों आपका थर्मल डिजाइन का पार्ट है, जो आपके साथ राहुल सर या विवेक सर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा बच्चों कि आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या पढ़ना है बच्चों। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ये याद रखना, जिसे हम मटेरियल साइंस भी कह देते हैं बच्चों, मटेरियल साइंस, कोई फर्क नहीं है बच्चों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले बच्चों आप पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों आप लोगों का, इसमें कौन कौन से बीसीसी, एफसीसी, इम्परफेक्शन, वैकेंसी डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, ये सारी चीजें। इसके अलावा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बीसीसी के लिए कितना है, लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच का रिलेशनशिप, ये सारी चीजें। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन कंफर्म क्वेश्चन आता है बच्चों, कंफर्म क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, पढ़ लेना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और थोड़ा सा बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेना, ये भी पूछ लिया जाता है, ये दो थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। पैरा आपका ये जो आपका फेरो मैग्नेटिक होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये क्या होता है, बस 3-4 टाइप हैं, उनकी डेफिनेशन बस, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बच्चों मिलर इंडिसेस भी पढ़ लेना, ये पढ़ते नहीं है जर्नली, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, ठीक है। अच्छा, ओके, इसके बाद बच्चों नंबर आता है बच्चों किसका, फेज डायग्राम का, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, यही पढ़ना होगा बच्चों आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, यानी कि स्टील कौन सा किस टाइप का होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन कितना होता है, मैग्नीज कितना होता है, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील वगैरह, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। यहीं पर आप लोग बच्चों कास्ट आयरन भी पढ़ लीजिएगा, कास्ट आयरन ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लियर, ठीक है। उसके बाद बच्चों नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय, ठीक है। मुश्किल से बच्चों 10 से 15 हैं जो पढ़ने हैं, बस उनका कंपोजिशन और यूज, दैट्स इट। क्या क्या उनका कंपोजिशन है, ये तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको, स्टील और कास्ट आयरन, इनकी प्रॉपर्टीज भी। आपको यहां पर क्या पढ़ना होगा, सिर्फ एक तो इनका कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होता है, और एक इनका यूज क्या होता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है। नॉन फेरस का जैसे मोनल मेटल आ गया बच्चों, ड्यूराल्यूमिन आ गया एल्यूमिनियम एलॉय में, कॉपर निकिल एलॉय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, इनवेर पूछ लिया, परमा एलॉय पूछ लिया, निमोनिक एलॉय पूछ लिया, इस टाइप के मुश्किल से 15 हैं बच्चों। व्हाइट मेटल, बेबिट मटेरियल जो होते हैं ये ही पूछे जाते हैं, जर्मन सिल्वर वगैरह, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, ये कंफर्म क्वेश्चन दे देगा आपको और झट से हो जाता है, जिसे याद रहता है, ओके। एंड इन द लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में आपको बच्चों याद रखना एनिलिंग, एनिलिंग पढ़ लेना बच्चों, नॉर्मलाइजिंग, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन यहीं से बना है आज तक, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऑस टेम्परिंग जरूर पढ़ लेना, ऑस टेम्परिंग, और एक बच्चों टेम्परिंग, ये 4 तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ लेना हर हालत में, ठीक है। सरफेस हीट ट्रीटमेंट बच्चों एक कंपेयर कर लेना बच्चों, कंपेरिजन किस किस के बीच में, कंपैरिजन किस किस के बीच में बच्चों, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग,
साइनाइडिंग, इनके बीच एक कंपैरिजन पढ़ लेना, ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन बच्चों फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग का, फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, ये पढ़ लेना बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनीलिंग होता है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, एक तो किस टेम्परेचर तक आप लेके जाते हैं, कौन से टाइप के स्टील की कौन सी एनीलिंग की जाती है, क्योंकि एनीलिंग के बच्चों टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स। और टाइप्स में मैं आपसे बता दूं, एक तो फुल एनीलिंग जो पढ़नी है, एक स्पेरोडाइजिंग पढ़ लेना है, एक प्रोसेस एनीलिंग पढ़ लेना, ठीक है, दैट्स इट। ये 3 टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो किस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, बहुत कभी नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछा तो ड्यूरेशन कितनी देर तक गर्म करते हैं, कितनी देर तक होल्ड करते हैं, कूलिंग मेथड क्या क्या है इनके, क्विंचिंग के, ये सब। कूलिंग मीडिया कौन कौन सी होती है, ब्राइन वाटर होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है, ठीक है, एयर होती है बच्चों, या फिर फर्नेस के साथ साथ जैसा एनीलिंग में करते हैं, ठीक है, ओके। इसमें बच्चों याद रखना, ये हो गया बच्चों आपका। और एक इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं स्टील के ऊपर, किससे डक्टिलिटी अच्छी होगी, किससे रिफाइनमेंट होगा, किससे रेजिडुअल स्ट्रेस हटेगा, किससे मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, वेल्डेबिलिटी अच्छी होगी, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, इफेक्ट, ठीक है। इनमें क्या है बच्चों, एक आपको ये देखना पड़ेगा किससे सबसे ज्यादा हार्डनेस मिलती है, इनके लिए मीडिया कौन सा होता है जिसके अंदर आप रख के ही स्पेसिमेन को गर्म करते हैं, जैसे इसके लिए कोक होता है, इसके लिए क्या होता है बच्चों, नाइट्राइडिंग के लिए अमोनिया गैस होती है, इसके लिए साइनाइडिंग के लिए सोडियम साइनाइड के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं। फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग में क्या फर्क है, ठीक है, इनमें सबसे कम टेम्परेचर किसे चाहिए, सरफेस हार्डनेस किसके केस में सबसे ज्यादा होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों आपका पूरा मटेरियल साइंस। अब बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन लिखा है बस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बच्चों बहुत चीजें आती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। जैसा सबसे पहले कास्टिंग आती है बच्चों, कास्टिंग, ठीक है। तो कास्टिंग में बच्चों पूरा गेट्स जो होंगे, ठीक है, गेट्स, उनका डिजाइन, ठीक है, हाँ, और राइजर डिजाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं इसमें, राइजर डिजाइन, कोवरिनो रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, कोवरिनो रूल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैटर्न आप पढ़ते आने हैं शुरू से, तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ पैटर्न, एक तो पैटर्न के टाइप कौन कौन से हैं, और एक बच्चों अलाउंस, पैटर्न अलाउंस कौन कौन सी होती है बच्चों, अलाउंस होती है बच्चों, ठीक है। राइजर का फंक्शन क्या है, गेट का क्या है, स्प्रू का क्या है, तो एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कास्टिंग, जिसमें ये सब आती है ना कि कोर का क्या काम होता है, चैपलेट्स का क्या काम होता है, चिल्स का क्या काम होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक, क्योंकि यहां जस्ट लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अब इसमें पूरा है, अब इसमें पूरा है बच्चों, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स सा। तो उसके बाद बच्चों एक तो सैंड कास्टिंग जरूर पढ़ लेना, कंप्लीट, कंप्लीट से मतलब प्रोसीजर, उसमें जितनी भी टर्म है उनकी डेफिनेशन, उनकी एप्लीकेशन। सैंड कास्टिंग पढ़ लेना, एक डाई कास्टिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों, डाई कास्टिंग, एक बच्चों सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, बहुत प्लेन क्वेश्चन आएगा, याद रखना, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा नहीं पूछता है इस पे क्वेश्चन, एक ही पूछता है पैटर्न मटेरियल, बस अगर पूछता है तो इन्वेस्टमेंट का, या ये पूछ लेता है कि इसकी टॉलरेंस कितनी होती है, सरफेस फिनिश कितनी रखते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखने इनकी एप्लीकेशन। और एक बच्चों स्लश, स्लश कास्टिंग भी पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। और कोई कास्टिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कास्टिंग है, अगर कास्टिंग से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा यहां से बनता है। और फिर इनके डिफेक्ट्स, इनके डिफेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों कास्टिंग का। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मिंग की। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग में बच्चों याद रखना, आप पढ़ना एक तो रोलिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बना है आज तक। एक देखना बच्चों फॉर्जिंग, फॉर्जिंग, ठीक है, और एक एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन, और एक ले लेना बच्चों आप वायर एंड ट्यूब ड्राइंग, वायर एंड ट्यूब ड्राइंग, ये बस
ये 4 प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा यहीं से आएगा, सिर्फ आ सकता है गणित, लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन में छांटता हूं एज ए एग्जामिनर तो इन्हीं टॉपिक से लेता हूं बच्चों। इनके ऑपरेशन, एप्लीकेशन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। ऑपरेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और डिफेक्ट्स। डिफेक्ट सबसे ज्यादा यही बच्चों। फॉर्जिंग की तो ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलिंग के टाइप्स, रोलिंग मिल के टाइप्स जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सट्रूजन 4 टाइप के होते हैं, वो चारों टाइप। वायर एंड ट्यूब ड्राइंग का बेसिक फंडामेंटल, डाई क्या होती है, डाई में जो लैंड होता है उसका क्या काम होता है, इलास्टिक रिकवरी क्यों दी जाती है, बेसिक चीजें। ये फॉर्मिंग हो गया बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोलिंग और फॉर्जिंग ही है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्योंकि इनका ऑपरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया बच्चों फॉर्मिंग। तीसरा पार्ट आता है बच्चों मशीनिंग का। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मशीनिंग। मशीनिंग में एक तो टूल ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टूल ज्योमेट्री, मर्चेंट सर्किल डायग्राम इतना नहीं पूछा जाता, याद रखें वो नहीं पूछा जाता। जेई लेवल पे वो कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट एक नजर मार लेना, उसके 6 फॉर्मूले हैं, 4, ठीक है। अगर आपको कटिंग फोर्स दिया है, थ्रस्ट फोर्स दिया है, तो आप बच्चों फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4-5 उसके फॉर्मूले हैं, वो देख लेना। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेना बच्चों। टूल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एंगल का फंक्शन, उसका काम क्या है, उसे घटाने बढ़ाने पे क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मटेरियल रिमूवल रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका। मटेरियल रिमूवल रेट वाला जो पोर्शन है, यहां से कुछ न्यूमेरिकल भी बनता है, थियरी भी बनती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों टूल ज्योमेट्री में बच्चों याद रखना, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और एक ड्रिल बिट की। इन 2 की ही पढ़ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ड्रिल बिट। मिलिंग कटर की देख लेना हल्की फुल्की, उसमें जो एंगल है ना, प्राइमरी क्लियरेंस, सेकेंडरी क्लियरेंस, वो देख लेना वो किसके साथ बनता है, वो पूछा जा सकता है बच्चों। मिलिंग कटर वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर के ही है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि लेथ मशीन में कुछ पर्टिकुलर चीजें, लेथ मशीन में आपको बच्चों याद रखना, एक तो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन में भी बच्चों टेपर, टर्निंग, थ्रेडिंग, हाफ नट का क्या काम होता है, टेपर टर्निंग में कितने मेथड होते हैं, कंपाउंड रेस्ट का स्वीवेल मेथड क्या है, टेल स्टॉक का ऑफसेट मेथड क्या है, वहां से क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। बाकी नर्लिंग वर्निंग इसमें कुछ खास नहीं है, बस क्या पूछेगा कि एंड को बेवल करना है तो कौन सा ऑपरेशन, चैम्फरिंग बता देना, ठीक है। लेंथ कम करनी है अगर किसी वर्क पीस की सिलेंड्रिकल, तो कौन सा ऑपरेशन, फेसिंग बता देना। एंड को स्क्वायर बनाना है तो फेसिंग बता देना, डायमीटर कम करना है तो टर्निंग बता देना, ठीक है। ओके, हाँ। इसके बाद बच्चों टूल वियर, टूल लाइफ और टूल वियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वियर और टूल का मटेरियल, ठीक है। इनके मटेरियल कौन कौन से हैं, टूल की लाइफ का एक ही फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। टूल वियर कितने टाइप की होती है, ठीक है। क्रेटर, खासतौर से क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर आप देखेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, ड्रिल बिट की ज्योमेट्री से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हेलिक्स एंगल की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। पॉइंट एंगल की अकॉर्डिंग टू मटेरियल वैल्यू पूछ ली, ये सब आपको पूछा जाएगा बच्चों। लेथ मशीन का हो गया बच्चों ये पूरा, ठीक है, लेथ मशीन, ठीक है। उसके बाद ड्रिल के भी ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिल मशीन के भी, ड्रिल मशीन के ऑपरेशंस। मिलिंग मशीन में बच्चों याद रखना, मिलिंग मशीन में जरूर पढ़ लेना एक चीज, क्या बच्चों, अप वर्सेस डाउन, अप वर्सेस डाउन और ऑपरेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। शेपर और प्लेनर में फीड और कटिंग मोशन का, कटिंग वेलोसिटी का रेश, वो क्या है बच्चों, किसको दी जाती है, क्या दी जाती है, ठीक है। तो शेपर प्लेनर में बेसिकली आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक कटिंग, उसकी जो मैकेनिज्म है ये आपको देखनी है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ शेपर एंड प्लेनर, ठीक है। अच्छा, मशीन कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं, मशीन टूल जो डीपली आपको पढ़ना है, मशीन टूल, ये 2 मशीन टूल अच्छे से पढ़ लेना।
एक तो लेथ, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, एक मिलिंग। ड्रिलिंग मिलिंग पे इतना क्वेश्चन नहीं आता, शेपर वेपर पे। लेथ और मिलिंग की कंस्ट्रक्शन पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बच्चों मशीनिंग। अब डीआरडीओ जैसा जो वो है बच्चों एग्जाम, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में याद रखना बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ईसीएम से, अगर उससे नहीं बनेगा तो ईडीएम से, उससे नहीं बनेगा तो बच्चों यूएसएम से, अल्ट्रासोनिक से, उससे नहीं बनेगा तो लेजर बीम से, लेजर बीम मशीनिंग, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ये 6 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके मटेरियल रिमूवल रेट का कंपैरिजन बहुत पूछता है बच्चों। इसके अलावा और क्या पूछता है कि ये जो ईसीएम ईडीएम है, इनकी मीडिया जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, या इसमें वर्किंग मीडियम कौन सा रहता है। यूएसएम एक मैकेनिकल ऑपरेशन है जो ब्रिटल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। इसका मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको। आप सभी के पास घोषण मलिक की किताब है, उस किताब में इस चैप्टर में हर प्रोसेस के बाद प्रोसेस पैरामीटर ऐसे लिस्ट किए हैं मलिक सर ने, बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन, हर मशीनिंग के 5 या 6 पॉइंट, 5 या 6। ठीक है, ओके। तो वहां से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने तो कराया ही है आपको कोर्स में, पूरा हर चीज कराई है बच्चों मैंने कोर्स में। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए बता रहा हूं, वहां से मैकेनिज्म पढ़ने की गलती मत कर देना, वरना सब सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए बता रहा हूं। बाकी आप लोग देखिए मेरे कोर्स में मैंने उसी 3-4 बुक से कंपेयर करके पढ़ाया है। और याद रखना बच्चों, एक दिन में होने वाला टॉपिक है, आपको एक दिन में पढ़ना पड़ेगा यह हर हालत में, क्योंकि मैकेनिज्म पे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं डीआरडीओ। बहुत से मतलब मान लीजिए अगर प्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन आने हैं 15, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन टूल ज्योमेट्री, टूल लाइफ, टूल वियर, इन पे पढ़े आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद बच्चों फिनिशिंग ऑपरेशन में याद रखना, फिनिशिंग, जो फिनिशिंग ऑपरेशन होता है इसमें एक ही पढ़िएगा, फिर वही बात है कि अगर जरूरत पड़ी, हमें भी लगी, तो हम एमसीक्यूज कराएंगे आपको ऐप में भी अच्छे से। हमारे जो ऐप के बच्चे हैं वो तो बेफिक्र रहे। फिनिशिंग ऑपरेशन जो है बच्चों, उसमें याद रखना ग्राइंडिंग पढ़ लेना, ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग में क्या बच्चों, इसका व्हील का डेजिग्नेशन, ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सा ग्रिट अच्छा रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, कौन सा बॉन्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने आप में बहुत टिपिकल है क्योंकि कई पैरामीटर है। ठीक है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं ऐप में। अगर आप हमारे कोर्स में देखेंगे तो उन्हें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से टाइम देकर, जो टॉपिक मुश्किल है उन्हें टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम देकर समझाया है। ठीक है, ग्राइंडिंग में बच्चों, ओके। तो ये होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस, सिलेंड्रिकल, सेंटरलेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों इसमें। ठीक है, ओके। बाकी गियर की भी ग्राइंडिंग होती है। अब वही है ना कि आपको मैं बताता चले जाऊंगा, सिलेबस बहुत हो जाएगा। हमने पढ़ाया जो है इस ढंग से है हमारे कोर्सेज में कि आप लोगों को सब चीज मिल जाए। जैसे ड्रेसिंग का क्वेश्चन आ जाता है, अब ड्रेसिंग टूल कई तरह के होते हैं, स्टार ड्रेसर, पॉइंट ड्रेसर, है ना, फ्लैट, रेक्टेंगुलर ड्रेसर, तो ये सब आप पढ़ते चले जाना है आपको। ग्राइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वैसे मशीनिंग कौन कौन सी है बच्चों फिनिशिंग के लिए, देखो ब्रॉचिंग है, ठीक है, इसके अलावा बच्चों लैपिंग, क्योंकि इन्होंने तो बस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिख दी, ये सब चीजें आती है ना। लैपिंग है बच्चों, ठीक है, सुपर फिनिशिंग है बच्चों, इसके अलावा बच्चों आपका हॉर्निंग है। तो ये सब आपको जो है बच्चों पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अच्छे से। क्लियर? तो ये फिनिशिंग ऑपरेशन हो गया बच्चों। ठीक, अब यहां पर मेरी एक राय है बच्चों, 5 स्टेप की पाउडर मेटलर्जी भी जरूर पढ़ लेना, 5 स्टेप, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन में है और कास्टिंग में ही आती है एक तरह से। 5-6 स्टेप्स हैं, खासतौर से सिंटरिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सिंटरिंग टेम्परेचर, इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रीन कॉम्पैक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, फाइनल कॉम्पैक्ट क्या होता है बच्चों, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग क्या होती है, कोल्ड प्रेसिंग क्या होती है। तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का ये टॉपिक होगा बच्चों, आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चों आपका मशीनिंग का, हमने बात करी बच्चों, किसकी बात करी, तो फॉर्म कास्टिंग हो गई बच्चों, फॉर्मिंग हो गई, मशीनिंग हो गई बच्चों। ठीक है,
अनकन्वेंशनल मशीनिंग हो गई बच्चों। अब एक टॉपिक लिखा कहीं नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों फॉर्मिंग में जरूर पढ़ लेना बच्चों, शीट मेटल। शीट मेटल में अगर आपको याद हो, किसे क्लियरेंस देते हैं, है ना, कहां पे आपका एंगल देते हैं बच्चों, शेयर एंगल, है ना, या शेयर देते हैं, वो सारी चीजें बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही शीट मेटल ऑपरेशन का बच्चों। और कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे लेंसिंग ऑपरेशन क्या होता है, परफोरेटिंग क्या होता है, ठीक है, बैंडिंग जो करते हैं, ठीक। तो ये आपकी एक चीज होती है बच्चों जो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ लेनी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हमने क्या क्या देखा बच्चों, एक तो कास्टिंग देख ली बच्चों पूरी की पूरी, मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट कास्टिंग, इनको ध्यान से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से ही बना है, ठीक है। फॉर्मिंग हो गई बच्चों, मशीनिंग हो गई बच्चों, ठीक है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग, और ये स्पेशल टॉपिक दिया मैंने शीट मेटल। अब आ जाइए बच्चों वेल्डिंग। वेल्डिंग सबसे बड़ा सिलेबस का टॉपिक यही है, लगता मशीनिंग है लेकिन है ये, क्योंकि कम से कम 10 कैटेगरी होंगी वेल्डिंग की, 10 कैटेगरी। तो इसमें बच्चों याद रखना, एक तो क्लासिफिकेशन, जेईई एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन अगर वेल्डिंग का आता है तो क्लासिफिकेशन से आता है, इनमें से कौन सी सॉलिड स्टेट है, कौन सी नहीं है, कौन सी फ्यूजन है या नहीं है, कुछ भी, ठीक है, कौन सी जो है बच्चों जूल्स प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैक वेल्डिंग को किस कैटेगरी में रखेंगे, टिक को किस में, इस टाइप से क्वेश्चन, वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है बच्चों। उसके बाद जब आपको जो वेल्डिंग पढ़नी है उसकी एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूं मैं बच्चों जो आपको पढ़नी है। जैसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में बच्चों इलेक्ट्रोड के बारे में जरूर पढ़ लेना, कोटिंग के क्या काम है, फ्लक्स के क्या काम है, उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज कोटिंग है तो क्या बनेगा, धुआं ज्यादा बनेगा या स्लैग अच्छा बनेगा, ठीक है, रूटाइल कोटिंग की क्या खासियत है। तो इलेक्ट्रोड और उसकी कोटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। उसके बाद बच्चों जब आप पढ़ते हैं टिग वर्सेस मिग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिग वर्सेस मिग, ठीक है, टिग, और मैं आपको बता दूं टिग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें एक चीज और साथ साथ पढ़ लेना बच्चों, शील्ड गैस के फंक्शन, शील्ड गैस, यहां पर शील्ड गैस है, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, इन तीनों वेल्डिंग को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, तीनों वेल्डिंग को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक फ्रिक्शन और एक अल्ट्रासोनिक, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ओके, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, फ्रिक्शन है ना अल्ट्रासोनिक, ठीक है, फ्रिक्शन एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा तो ठीक, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग फेवरेट टॉपिक है डीआरडीओ का, याद रखना। पिछली बार भी जहां तक मेमोरी बेस्ड अगर मैं याद करूं तो शायद 2 क्वेश्चन आए थे गैस वेल्डिंग के, एक बच्चे अभी मुझे याद आया टॉपिक लिखते हुए, ठीक है। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, हाँ एक और देख लेना बच्चों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इतनी वेल्डिंग कम से कम आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है लेजर बीम वेल्डिंग से आ जाए, ठीक है, पढ़ लेना। डीआरडीओ ना एडवांस चीजों पे क्वेश्चन अक्सर पूछती है, मैंने नोट किया है, लेजर बीम वेल्डिंग, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, आप कहेंगे सर ये तो सारी हो गई, नहीं गलत है, सारी नहीं हुई, बहुत सारी वेल्डिंग मैंने नहीं लिखी, बहुत सारी। जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं हमारे कोर्स से, उन्हें पता चल रहा होगा कि मैंने कौन कौन सी नहीं लिखी, ठीक है। तो वेल्डिंग में बच्चों आपको यह पढ़ना पड़ेगा। और एक आपको याद रखना है बच्चों, वेल्ड डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेल्ड डिफेक्ट और इनका क्या बच्चों, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिफेक्ट्स की, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है बच्चों, क्लियर, ठीक। तो याद रखना जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने बैठे तो किसी भी प्रोसेस के डिफेक्ट जरूर देख लेना। इसे नोट कर लीजिए बात को मेरी, डिफेक्ट चाहे वो कास्टिंग के हो, चाहे वो फॉर्जिंग के हो, चाहे वो रोलिंग के हो, चाहे वो वेल्डिंग के हो, ठीक है, आपको डिफेक्ट जरूर पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं बच्चों, ठीक। एप्लीकेशन, कौन सा प्रोसेस कहां यूज होता है, यह आपको जरूर देखना है बच्चों, जरूर देखना है, ठीक है। तो यह मैंने आपको बताया बच्चों पूरा मटेरियल साइंस,
कैड कैम एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों के साथ राहुल सर और विवेक सर भी अपने अपने जो हैं बच्चों वो सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो इनको नोट करके पढ़ लीजिएगा। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, और मुझे उम्मीद भी है कि अगर प्रोडक्शन के मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकते हैं। ठीक है, अब खुद से ये सारी चीजें पढ़ना है भैया बहुत मुश्किल, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ने, आपको पता है कि मेक इट इजी यही कोशिश कर रहा है ना कि आपको हर एग्जाम की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाए। जबकि आपने देखा कि कितना ही एक बहुत ही अजीब सा इन्होंने सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस कहते हैं, वो दे दिया है। लेकिन अब इसमें से क्या पढ़ना है ये काम सोचने का हमारा है, और उसी चीज को सोच के हम लोगों ने बच्चों आप लोगों के लिए क्या बनाया है, कोर्सेज। ठीक है, कोर्सेज बनाए हैं बच्चों, जैसे डीआरडीओ का कॉम्बो पैक, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नहीं है, वो दोनों है, सॉरी। इसमें नॉन टेक्निकल में बच्चों अब आपको याद रखना है क्या नहीं है, जनरल साइंस। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे अभी भी शायद थोड़े धोखे में और पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना रीजनिंग, एप्टी, जनरल साइंस पढ़िए अच्छे से, इंग्लिश पढ़िए, और दोनों की तैयारी साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीटी 1 होने के 20 से 35 दिन के अंदर आपका सीबीटी 2 हो जाता है। पिछली बार मतलब एकदम हो गया था, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर सीबीटी 1, तो आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अब इस माहौल में आप लोग 3-3, 4-4 बुक थोड़ी रेफर करेंगे। यहां पर एंट्री होती है मेक इट इजी की, कि यहां पर ये आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। कॉम्बो है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है। लेक्चर पहले नंबर से स्टार्ट करके आखिरी तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले पूरा रिवाइज कर पाए। इस तरीके के नोट्स बनाइए। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर मेरा तो टेक्निकल मतलब कमजोर है, नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो उनके लिए टेक्निकल बैच भी है बच्चों। ये देखिए, ये सिर्फ टेक्निकल बैच है। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं तो आपसे टेक्निकल पढ़ रहा हूं 2 साल से, आते हैं हमारे पास मैसेज, मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हो गया है, थर्मल, प्रोडक्शन, डिजाइन, मुझे तो सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है। उनके लिए भी सुविधा है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए हैं बच्चों। 3 कोर्सेज चल रहे हैं डीआरडीओ के, कॉम्बो, टेक प्लस नॉन टेक, सिर्फ टेक्निकल और सिर्फ नॉन टेक्निकल। ठीक है, सब में क्या है, प्राइस इन सब के बहुत हैं, लेकिन अगर आप MIE कोड लगाते हैं तो एकदम इनके प्राइस डिस्काउंटेड हो जाते हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। देखिए, डीआरडीओ का है 2 से 3 साल लगते हैं फॉर्म आने में, और सबसे अच्छी बात हमें क्या लगती है इसकी, कि विद इन 5 to 6 मंथ आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इतना अच्छा प्रोसेस है, तो इस मौके को मत गवाइए। अपनी अभी नींद, यारी, दोस्ती, ठीक है, घूमना फिरना, शादी ब्याह सब भूल जाइए। शादियों का मौसम है, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल पागल हुए रहते हैं इस टाइम, बिल्कुल भूल जाइए। आपको सिर्फ अब अपनी नौकरी दिखाई देनी चाहिए, और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेक इट इजी के साथ। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए एक तो सबसे पहले, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कौन सा कोर्स है। कोई भी डाउट होता है, आपको ऐप पे हमारा नंबर मिलेगा ऑफिस का, उस पर कॉल करिए, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के गाइडेंस वीडियो, इंफॉर्मेशन सब इसी के थ्रू आएंगी बच्चों। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, आपको कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। सजेशन हो, कंप्लेंट हो, जो भी हो, आप जरूर लिखिए बच्चों। शेयर जरूर करें इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों। ठीक है, और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज वी आर द बेस्ट मैकेनिकल प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ। अब ये हम पूरे चैलेंज के साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेक इट इजी के साथ, और अपना सुनहरा भविष्य में आपको एंट्री करते हुए देर नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच।